जय हिंद साथियों, स्टडी ल्यूशम की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ लिख रखा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को संविधान में रखने का मुख्य उद्देश्य क्या था। आखिर संविधान सभा ने भारतीय संविधान में इस प्रस्तावना को क्यों उसमें से जोड़ा। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रस्तावना क्या होता है। प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। बिना प्रस्तावना का हम लोग भारतीय संविधान की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको ऐसे समझ में आएगा कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने से पहले जो स्टार्टिंग का मतलब शुरुआती का जो कुछ पेज होता है उस पेज में आप लोगों को एक कंटेंट वाला पेज मिलता है, जिसमें से उस पेज में ये सारा कुछ लिखा होता है कि इस किताब में आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेगा, उस चैप्टर के अंदर आप लोगों को कौन कौन से बिंदुओं के बारे में पढ़िएगा आप। तो उसी तरीके से भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले उसके आगे में एक पेज जोड़ दिया गया है जिसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। अगर आप उस प्रस्तावना को पढ़िएगा तो इसका मतलब आप पूरे भारतीय संविधान के निचोड़ को पढ़ लीजिएगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप ये समझ जाइएगा कि हमारा भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारा भारतीय संविधान कहना क्या चाहता है। तो इसलिए भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है तो उस प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिर ये प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान में कैसे जुड़ा। तो चलिए हम आप लोगों को थोड़ा सा संविधान की स्टार्टिंग के दौर में लेकर के चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हो पाएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और जिसमें से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस फर्स्ट बैठक की जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो एक अस्थाई वाले अध्यक्ष थे कि अस्थाई वाले थे। तो ये अस्थाई वाले अध्यक्ष थे। तो अब आप लोग बोलिएगा कि इसको अस्थाई वाला अध्यक्ष क्यों बनाया गया। तो जैसे देखिए आप ऐसे समझिए, उस समय संविधान सभा का जब मीटिंग हो रहा था ना, तो उस समय संविधान सभा में कोई भी एक ऐसे आदमी नहीं थे जो संविधान सभा को एकदम रेगुलरली मतलब वो परमानेंटली उसको वो लीड कर सके, नेतृत्व दे सके। अब जैसे आप लोग भी इस चीज का एग्जाम्पल बहुत अच्छा आपके घर तरफ भी होता होगा। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि घर तरफ पंचायत वगैरह होता है, फैसला वगैरह होता है, तो वहां पर देखते होंगे कि लोग क्या बोलते हैं, पंच लोग, कि जो एक बूढ़े लोग होते हैं, जो उम्रदराज लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि आप इस जो सभा चल रही है उस सभा का आप नेतृत्व कीजिए। तो उसी तरीके से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो था वो संविधान सभा की पहली बैठक का नेतृत्व कर्ता बनाया गया। अब देखिए उसके बाद दूसरी बार जो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की अगर पहली और दूसरी बैठक अगर हुई तो ये कहां पर हुई थी। तो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये हुई थी। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कहां पर हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब देखिए इसमें से हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को समझते हैं कि 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि यहां पर जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 दिसंबर 1946 को जिनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था, तो उनको हटा करके 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया था। और ये 13 दिसंबर 1946 को इसी दिन जो था वो हमारा जो संविधान का जो प्रस्तावना है इस प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और प्रथम विदेश मंत्री भी थे, उन्हीं के द्वारा संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को भारत की इस प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मतलब बताया गया था कि हमने संविधान का एक निचोड़ तैयार किया है कि आखिर हमारा संविधान कहना क्या चाहता है, तो उसको हम लोग स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। अब यहां पर एक बात आती है कि चलिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत तो कर दिया, तो क्या लगता है कि वो तुरंत में उस संविधान सभा के द्वारा इस प्रस्तावना को पारित कर दिया गया होगा? नहीं। तो उसके लिए पारित कब किया गया था? तो इस प्रस्तावना को जो था वो पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अब इसमें से पूछता है बहुत बार क्वेश्चन कि प्रस्तावना को संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा
हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पारित किया गया था। अब देखिए हम लोग यहाँ पर अब इस जितने भी सारे जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स आप लोग को बहुत बोरिंग लगता होगा और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। आप हल्के में इसको नहीं लीजिएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और अगर आप इसको हल्के में लीजिएगा तो जब एग्जाम में आएगा ना क्वेश्चन तो आपके हल्के में ले लेगा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पर एक एक वर्ड करके समझते हैं। सबसे पहला हमारा भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें से सबसे पहला टॉपिक आता है कि हम भारत के लोग। अब ये हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है, समझिए ऐसे कि हमारे संविधान का जो पूरा जो एक मूलभूत जो आधार ढांचा है वो कहना चाहता है कि हमारे संविधान की जो संपूर्ण शक्ति है वो हमारे भारत के लोगों में निहित है। मतलब हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश में सबसे बड़ा जो है वो हमारे भारत की जनता है, हमारे भारत की जनता से बड़ा कुछ नहीं है। तो हम भारत के लोगों का मतलब यही होता है। अब उसके बाद एक दूसरा वर्ड आता है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब प्रभुत्व संपन्न का मतलब समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में अपना जो डिसीजन लेना होगा उस डिसीजन को वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ले सकता है। मतलब इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर दोनों मैटर में वो अपने स्वेच्छा के अनुसार से किसी भी तरीके का वो डिसीजन को वो ले सकता है। और इस तरीके से हमारा भारत एक प्रभुत्व संपन्न देश है। जैसे अब आप लोग एग्जाम्पल में ऐसे समझिए कि जैसे देखिए जब हम लोग यहाँ पर जीएसटी की बात आई तो मोदी जी क्या किसी दूसरे को सजेशन लेने के लिए गए थे, परमिशन लिए थे? नहीं लिए थे। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर आर्टिकल 370 मतलब धारा 370 को हटाने की बात आई तो क्या मोदी जी किसी से सलाह लेने के लिए गए हुए थे? नहीं लेने गए हुए थे, क्योंकि ये मैटर जब यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में जब गया भी तो वहां पर भारत के जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या कह दिया कि धारा 370 को हटाना यह हमारे देश की आंतरिक मामला है और इसमें से हम जो कह चाहेंगे वो हम करेंगे क्योंकि हमारा आंतरिक मैटर है। अगर हम लोग संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं होते तो हर चीज में हम लोगों को दूसरे कोई से परमिशन लेना पड़ता। तो हमारा भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, मतलब हम लोगों को किसी दूसरे से किसी भी तरीके का कोई सजेशन या कोई दबाव में रह करके काम नहीं करना है। हमारी विदेश नीति अपनी होगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि समाजवादी। समाजवादी क्या होता है? तो हमारे जो भारतीय संविधान के अनुसार हम लोग जो है वो एक समाजवादी लोग हैं। मतलब अब इस समाजवादी को समझने के लिए हम आपको थोड़ा सा यूरोप में लेके चलना चाहेंगे। जब विश्व युद्ध हुआ था तो पूरी दुनिया दो खेमे में बट गई थी। जैसे कि आप लोग को पता है अमेरिका के लोगों का मानना था कि हमारा जो देश होगा वो पूंजीवादी वाला होगा, जबकि दूसरे पक्ष में जो लोग थे उन लोगों का मानना होगा कि हमारा जो देश होगा वो एक समाजवादी के तौर पर होगा। समाजवादी का मतलब ये होता है कि देश की जो संपूर्ण जो संसाधन होंगे, खनिज होंगे, संसाधन होंगे, तो वो सारा चीज वो पूरे देश की जनता का है। मतलब सभी में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता है कभी कभी कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ना तो पूंजीवादी है और ना ही समाजवादी है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब उसके आगे हम लोग चलते हैं पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि वैसा राष्ट्र जो किसी एक स्पेशल धर्म को बढ़ावा नहीं देता हो। जैसे आप ऐसे समझिए कि सरकार कभी भी किसी एक धर्म को ना तो ज्यादा बढ़ावा देगी और ना ही वो किसी एक धर्म को कुचलने का प्रयास करेगी। मतलब सरकार हमारे संविधान के अनुसार से सरकार किसी भी धर्म को अपना धर्म मान करके उसको प्रमोट करने का काम नहीं करेगी। मतलब हमारा जो देश है वो एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है। आगे हम लोग चलते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लोकतंत्र और गणराज्य दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहां पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है, तो गणराज्य हम लोग उसको बोलते हैं जब किसी देश के प्रमुख का चुनाव होता है। मेरा प्रमुख का कहने का मतलब यह है कि जैसे देखिए भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो हमारे देश के वो प्रमुख हैं। मतलब हमारे देश का जो सर्वोच्च पद होता है वो हमारे राष्ट्रपति का होता है। तो उनका जो चुनाव होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। वंशानुगत कहने का मतलब ये होता है कि उनका अपना बपौती कुर्सी नहीं होगा। मतलब उनके दादाजी उस पर राष्ट्रपति का पद था, उनका बेटा का फिर नहीं होगा, फिर उनका बेटा का नहीं होगा। मतलब राजतंत्र की तरह नहीं होगा, मोनार्की की तरह नहीं होगा, वो चुनाव के द्वारा से होगा। और फिर उस तरीके से हम लोग यहाँ का जो सर्वोच्च पद होता है वो वंशानुगत ना होकर के वो हम लोग उसमें से निर्वाचन के द्वारा मतलब चुनाव के द्वारा हम लोग उनको चुनने का काम करते हैं। तो आई होप यहाँ पर भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए हमारे संविधान में तीन तरीके का न्याय का जो है वो उल्लेख किया गया है। एक तो सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय क्या होता है? सामाजिक न्याय का मतलब कि समाज से रिलेटेड जो न्याय होगा उसको हम लोग सामाजिक न्याय बोलेंगे। उसी तरीके से हमारा जो पैसे वगैरह से रिलेटेड जो न्याय होगा उसको आर्थिक न्याय बोलेंगे। और राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड। जैसे आप ऐसे समझिए
कि हमारा संविधान ये कहता है कि आप किसी भी धर्म विशेष का जो लोग होंगे किसी भी धर्म विशेष के लोगों को आप चुनाव के द्वारा वंचित नहीं कर सकते हैं। अगर आप चुनाव के द्वारा अगर आप उनको वंचित करिएगा तो ये जो होगा वो बहुत संविधान के खिलाफ हो जाएगा। मतलब आप किसी धर्म विशेष को या फिर किसी एक जाति संप्रदाय को स्पेशल किसी धर्म को आप दबा नहीं सकते हैं, उनको वोट से नहीं हटा सकते हैं, उनको मतदान करने से नहीं रोक सकते हैं, या फिर उनको किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते हैं। फिर आगे आता है विचार अभिव्यक्ति। विचार और अभिव्यक्ति का मतलब आप ये समझते होंगे कि हमारा देश, हमारा संविधान ये कहता है कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर हम लोग अपना एक मत दे सकते हैं, हम लोग अपने एक विचार दे सकते हैं। और यही रीजन है कि भारत में एक हवाई चप्पल पहनने वाले जो लोग होते हैं ना, वो हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज पर बैठे वाले लोगों को कहते हैं कि आप ये चीज गलत कर रहे हैं और आप ये चीज सही कर रहे हैं। अगर हमारा संविधान ये अधिकार हम लोगों को नहीं देता तो हम लोग किसी भी प्रधानमंत्री को या किसी मुख्यमंत्री को या फिर किसी नेता को हम लोग ये नहीं कह सकते थे कि आप गलत कर रहे हैं या फिर आप सही कर रहे हैं। तो ये हमारा संविधान, ये हम लोग को यह अधिकार देता है। उसके बाद बात आती है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कहने का मतलब संविधान का यह है कि हम लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हम मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं, इस्लाम को मान सकते, क्रिश्चियन को मान सकते हैं, बौद्ध धर्म, हम किसी को भी मान सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई दूसरे धर्म के लोग और किसी दूसरे धर्म में अगर वो परिवर्तन होना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता कहने का मेरा मतलब यह है कि आप किसी भी धर्म के देवी देवताओं को पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई क्रिश्चियन है और अगर वो चाहे कि हिंदू के मंदिरों में आकर के अगर वो पूजा पाठ करे तो उनको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि हमारा संविधान ही कहता है कि हम लोगों के पास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। उपासना की स्वतंत्रता का मतलब पूजा पाठ करने का हम लोग के पास खुली छूट है, हम लोग जहां मन करे हम लोग वहां पर जाकर के पूजा पाठ कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हमारा देश क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है कि प्रतिष्ठा होना चाहिए। आप लोग अक्सर नहीं बोलते हैं कि सर झुका सकते हैं मगर सर का एक गलत, फिर वीडियो काटिए, कट कर देगा। हाँ। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का मतलब आप लोग अक्सर बोलते होंगे कि सर कटा सकते हैं मगर सर झुका सकते हैं नहीं। मतलब क्या, हम लोग को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हम लोग को समाज में हम लोग को होना पड़ता है ताकि पूरे समाज के लोग हम लोगों का इज्जत दें। और हम लोग यहाँ पर अवसर की समता, अवसर की समता का मतलब हम लोग को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब बराबर हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए हर एक चीज में। किसी भी तरह का काम हो तो ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम इस जाति या इस धर्म के हो तो तुमको इस चीज में हम पार्टिसिपेट नहीं देंगे। मतलब हम लोग हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, भारत का हर एक नागरिक जो भारत का नागरिक हो वो भारत के किसी भी अवसर में जो होता है वो समानता का अधिकार रखता है। अब हम लोग का जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, उसमें भी राइट टू इक्वालिटी मतलब समता या समानता का अधिकार है। जब उस वीडियो में हम बताएंगे तो एकदम डिटेल में वहां पर आप लोगों को बताएंगे। फिर कहता है कि प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। मतलब हमारा संविधान ये कहता है कि किसी भी तरीके से हमारी जो देश की जो अखंडता है, मतलब अखंडता का मतलब वैसा चीज जो टूटे नहीं, खंड खंड नहीं हो, और हमारी देश की जो एकता है वो कभी भी नहीं टूटे। जैसे आप ऐसे समझिए कि हमारा जो भारत है ना वो विविधताओं का देश है और इसलिए इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, मतलब विविधता में एकता कहा जाता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि अगर आप पंजाब जाइएगा तो वहां के लोग पंजाबी बोलते हैं, महाराष्ट्र जाइएगा वहां के लोग मराठी बोलते हैं, बंगाल जाइएगा वहां के लोग बंगाली बोलते हैं, अब बिहार जाइएगा तो वहां के लोग भोजपुरी बोलते हैं, झारखंड आइएगा तो यहाँ के लोग खोरठा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। मतलब हमारे यहाँ पर बहुत सारे जो स्टेट हैं सबका अपना अलग अलग रीजनल लैंग्वेज होता है, सबके यहाँ का अलग अलग खान पान होता है, सबके यहाँ पर अलग अलग अपना पहनावा ओढ़ावा होता है, वेशभूषा होता है। तो मतलब हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग फख्र से कहते हैं कि हम सभी भारतीय हैं। मतलब हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। हमारे यहाँ पर अगर दुश्मन भी आएगा तो हम लोग उसको अच्छे से सामान दे करके, व्यवहार अच्छे से कर करके उसको भेजेंगे ताकि उसको भी लगे कि हम कोई एक अच्छा देश में आए हैं। उसके बाद सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। मतलब हम लोगों को, हमारा यह संविधान कहता है कि हम लोगों को आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को एक ऐसी सोसाइटी बना करके रखना चाहिए जिसमें से हम सभी के लोगों के बीच में आपसी भाईचारा का संबंध हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति या संप्रदाय से हो। फिर कहता है कि बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, देखिए हमारा संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने संविधान को नहीं अपनाया, हमारा संविधान सभा ने इस संविधान को बनाया और प्रस्तावना को भी उन लोगों ने बनाया, लेकिन इसमें से सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो हमारे भारत की जनता है। क्योंकि देखिए आप यहां पर भी देख सकते हैं कि क्या बोला, अपनी संविधान सभा को आज तारीख
26 नवंबर 1949 ईस्वी में। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर बता चुके थे कि हम भारत के लोग, मतलब इस संविधान सभा तो एक जरिया था, मेन तो जो संविधान सभा में जो संविधान को बनाया गया, जो प्रस्तावना उसमें से बनाया गया, उन सभी को जो अपनाने का जो काम किए थे वो हम सारे भारतीय लोगों ने मिल करके किया था। फिर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। अब देखिए, आप लोग अक्सर गांव में सुनते होंगे ना, जो गांव में जो थोड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो लोग जनवरी फरवरी नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रो ऐसे बोलते हैं। तो जो हिंदी के जो महीने होते हैं उसमें दो पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। तो हमारा जो संविधान जो हुआ था ये प्रस्तावना वाला, वो शुक्ल पक्ष के टाइम में हुआ था और उस दिन सप्तमी का दिन था। ठीक है, हम लोग जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मानते हैं ये एक्चुअली ये क्रिश्चियन लोगों का कैलेंडर होता है, जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार साल का आखिरी दिन जो होता है, वो होली मनाते हैं ना हम लोग, वो साल का आखिरी दिन होता है। फिर कह रहा है कि विक्रमी संवत 2006 में जो था वो किया गया था, हमारे संविधान सभा द्वारा इस प्रस्तावना को अपनाया गया था। फिर कह रहा है कि ये द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है कि हम लोगों ने, संविधान सभा ने जो इस प्रस्तावना को लिया उसको हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, मतलब हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद अधिनियमित करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि संविधान में जितने भी सारे जो नियम और कानून थे, उन सभी नियमों और कानूनों को एक बार लागू नहीं किया गया था, उनको पहले थोड़ा लागू किया गया, बाद में और लागू कर दिया गया। तो और लास्ट में है आत्मार्पित करते हैं, मतलब हम सभी लोग अपने तहे दिल से, अपने विचार से, अपनी मतलब खुले मन से इस संविधान सभा के द्वारा जो भी कानून नियम बनाए गए थे उन सभी को हम लोगों ने एकदम तहे दिल से उन सभी को स्वीकारा है, और हम लोग अपने आत्मा से उनको स्वीकारा है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने कोई अंडर प्रेशर में आकर के उन सभी को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो आपको इस प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो चलिए हम लोग इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कुछ को देखते हैं। देखिए, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझते हैं। इस प्रस्तावना को लेकर के हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में जो है ना, वो दो पिटीशन को फाइल किया गया था, जिसमें से पहला जो केस था वो बेरूबाड़ी बनाम भारत संघवाद 1960 में दायर किया गया था, और जो दूसरा था वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दायर किया गया था। अब ये दोनों पिटीशन को दायर करने का आखिर मेन मकसद क्या था? ये दोनों पिटीशन को दायर करने का जो मकसद था ना, वो ये मकसद था कि हमारा जो प्रस्तावना मतलब जो उद्देशिका है, क्या वो हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा है, अभिन्न अंग है कि नहीं है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब बेरूबाड़ी बनाम भारत संघवाद जब 1960 में जब ये पिटीशन को जब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो प्रस्तावना मतलब ये जो उद्देशिका है वो हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, और जब हिस्सा नहीं है तो इसका मतलब आप इसमें से किसी भी तरीके का संशोधन नहीं कर सकते हैं, सुधार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब फिर से जब 1973 में जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का जब पिटीशन फाइल किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों को ये बदलते हुए बोल दिया कि नहीं, ये जो प्रस्तावना है मतलब ये जो उद्देशिका है वो भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, और जब अभिन्न अंग हो गया तो इसका मतलब है कि अब हम लोग इसमें से किसी भी तरीके का संशोधन कर सकते हैं। तो इसी के तहत जब 1973 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये अभिन्न अंग है तो मतलब संशोधन कर सकते हैं, तो उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और जिसके तहत भारतीय संविधान में 3 महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें से जैसे मैंने आप लोग को बताया कि एक यहां पर पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, एक यहां पर समाजवादी को जोड़ा गया था, और एक और जो वर्ड को जोड़ा गया था वो वर्ड था अखंडता। देखिए यहां पे है, जैसे कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, एक तो था समाजवादी, दूसरा वर्ड आपको मिलेगा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को ही हम लोग धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, और एक और वर्ड था अखंडता। देखिए क्वेश्चन कभी कोई पूछता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, ऑप्शन देगा 41वां 42वां 39वां 44वां, कुछ भी देगा। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था। पूछेगा कि इसके तहत कितने नए शब्दों को जोड़ा गया था, तो 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कभी कभी इसका सीक्वेंस भी पूछता है कि पहले कौन सा शब्द आएगा, पहले समाजवादी आएगा कि पहले पंथ निरपेक्ष आएगा कि पहले अखंडता आएगा। तो देखिए आपके पास ये बिल्कुल सीक्वेंस में लिखा गया है, पहले समाजवादी आएगा, फिर पंथ निरपेक्ष आएगा, फिर अखंडता आएगा। अब उसके बाद यहां पर एक और क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें से भारत शब्द को कितने बार उपयोग किया गया है, तो ये 2 बार उपयोग किया गया है। चलिए देखते हैं कहां कहां पर। तो सबसे पहला हम भारत के लोग, तो भारत शब्द को एक बार यहां पर उपयोग किया गया है, एक बार और फिर है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो भारत को एक बार यहां पर उपयोग किया गया। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार जो है वो भारत शब्द का उपयोग किया गया है। अब देखिए, अब आई होप यहां तक पूरा जब मैंने करवा दिया
तो अब आप लोग के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक आता है, क्रॉन पब्लिकेशंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक आती है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस की बुक आती है। तो उन सभी बुकों में अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो इस प्रस्तावना मतलब उद्देशिका से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जब आप उसको सेट लगाइएगा तो आई होप आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्लियर कर पाइएगा। यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में अगर आपको पूछेगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं, तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो इस प्रस्तावना को ही बोलते हैं। इस प्रस्तावना को हम लोग क्या बोलेंगे? आत्मा बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में बोला है कि हमारे भारतीय संविधान का जो आत्मा है वो एक प्रस्तावना है। कभी भी क्वेश्चन ये पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में आत्मा किसको बोला है, तो देखिए जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आएगी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को मतलब आर्टिकल 32 को वो आत्मा का नाम दिया है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछेगा कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो प्रस्तावना मतलब उद्देशिका को कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो प्रस्तावना आता है, इस प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहते हैं। कुंजी का मतलब होता है चाबी। जिस तरह से एक ताला को खोलने के लिए एक छोटे से चाबी की जरूरत होती है ना, तब तो पता चलता है ना कि ताले क्या औकात क्या है। उसी तरीके से अगर हम लोग पूरे भारतीय संविधान का अगर निचोड़ देखना चाहेंगे कि आखिर हमारा भारतीय संविधान कहना क्या चाहता है, तो हम लोग अगर इस प्रस्तावना को समझ लेंगे तो यह प्रस्तावना हम लोग को यह पूरा क्लियर कर देगा कि आखिर हमारे भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है और हमारा भारतीय संविधान कहना क्या चाहता है। तो आई होप यहां तक आप सबों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।